नमस्कार, मैं हूं विवेक पाठक और आप देख रहे हैं भारत अपडेट का विशेष कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की पीढ़ी में ख़ास तौर से जब आज का जो वक्त है वो किस तरह से चल रहा है, कैसे काम किया जा रहा है, आज की जो 5 बड़ी खबरें होंगी वो हम आपको पहले दिखाएंगे। सबसे पहले बात होगी केंद्र सरकार और ख़ास तौर से बीजेपी के अंदर जिस तरह का नया संगठन तैयार किया गया है उसकी हम सबसे पहले बात करेंगे। नई जो लिस्ट आई है, नए चेहरे जिस तरह से जोड़े गए हैं उसकी हम पहले बात करेंगे और उसके बाद हम ये तय करेंगे कि आखिरकार ये जो लिस्ट है, ये जो बदलाव है, आखिरकार कैसे सामने आया है। तो ये पहली स्टोरी आपके सामने होगी कि नितिन नवीन की जो नई टीम है वो आखिरकार क्या है और किस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाती है जब ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव से ठीक पहले ये परिवर्तन, ये बदलाव सामने देखने को मिला है। फिर तीसरी खबर की हम जाते हैं। एनटीए के फैसले से छात्र फिर परेशान हैं। जो छात्र आंदोलन चल रहा है, जो ये नई तारीखें आई हैं जिसमें खास तौर से परीक्षा दी गई है, वो सामने देखने को मिलेगी। ये तीसरी खबर जिस पे हम बात करेंगे। चौथी खबर हम जिस पे आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे, जेन-ज़ी का बढ़ता हुआ प्रभाव। आखिरकार क्यों जेन-ज़ी आजकल चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस के तमाम नेता, देश का हर वो नेता जेन-ज़ी पर बात कर रहा है और ये ख़ास तौर से उस वक्त है जब जेन-ज़ी ने अपने आंदोलनों के द्वारा अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाई है। आज भी झारखंड की रांची में ये प्रदर्शन लगातार जारी है। आज की सबसे पहली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम को सिर्फ संगठन में फेरबदल मानना बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम ऐसे वक्त सामने आई है जब पार्टी की नज़र 2027 के विधानसभा चुनावों पर है, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों पर। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किस नेता को कौन सा पद मिला, असली सवाल ये है कि इन नियुक्तियों के जरिए बीजेपी ने 2027 के लिए कौन सा राजनीतिक संदेश दिया है, किसे प्रमोट किया गया, किसकी वापसी हुई, किन सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश हुई और क्या ये टीम चुनावी मैदान में बीजेपी की ताकत बढ़ा पाएगी। सबसे पहले बात उस नाम की जिसने नई टीम में सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है। स्मृति ईरानी की बीजेपी में राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई है। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद भी पार्टी ने उनके राजनीतिक महत्व को खत्म नहीं किया, बल्कि राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया कि स्मृति ईरानी अभी भी बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरा है। स्मृति ईरानी के साथ बिप्लब कुमार देव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, गजेंद्र पटेल, सतीश पुनिया, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। यानी राष्ट्रीय महामंत्रियों की टीम में कुल 8 नाम अब शामिल हैं और स्मृति ईरानी अकेली महिला महामंत्री हैं। वहीं बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के पद पर अभी भी बने हुए हैं। यानी नितिन नवीन ने संगठन में अनुभव और राजनीतिक प्रभाव दोनों को साथ रखने की कोशिश की है। नई टीम में सिर्फ एक चेहरे नहीं हैं, बल्कि बीजेपी ने अपने पुराने और अनुभवी नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्व राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राम माधव की वापसी भी बड़ा राजनीतिक संदेश मानी जा रही है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी बीजेपी ने अनुभव को किनारे नहीं किया, बल्कि उसे नई संगठनात्मक रणनीति के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की है। अब बात उस राज्य की जहां 2027 की लड़ाई बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश।
नई राष्ट्रीय टीम में यूपी की मौजूदगी को गौर से देखिए। रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को भी राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। यानी राष्ट्रीय संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर यूपी के कई चेहरे आज मौजूद नजर आते हैं और ये सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। यूपी के इन नामों को अगर सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से देखें तो तस्वीर और साफ होती है। प्रोफेसर तारिक मंसूर का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना मुस्लिम समाज तक राजनीतिक पहुंच का संकेत देता है। स्मृति ईरानी महिला और शहरी मतदाताओं के बीच बीजेपी का जाना माना चेहरा माना जाता है, जबकि हरीश द्विवेदी का संगठन के अंदर अनुभवी पूर्वांचल के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान है। यानी बीजेपी ने यूपी के लिए सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि अलग अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। और यही वो बिंदु हैं जहां बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम सीधे 2027 के चुनावों से जुड़ती दिखाई देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सिर्फ सत्ता बचाने की चुनौती नहीं है बल्कि एंटी इनकम्बेंसी, सामाजिक समीकरण और विपक्ष की रणनीति से निपटने की चुनौती भी है। ऐसे में राष्ट्रीय संगठन में यूपी के नेताओं को अहम जिम्मेदारी देना पार्टी की चुनावी तैयारी को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। नितिन नवीन की सक्रियता भी इसी रणनीति की ओर इशारा करती है। बीजेपी अध्यक्ष यूपी के सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं और राज्य की राजनीतिक स्थिति, जातीय समीकरण और संगठन की तैयारियों पर पूरा फीडबैक ले चुके हैं। यानी नई राष्ट्रीय टीम और यूपी में संगठनात्मक गतिविधियों को अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं देखा जा सकता। बीजेपी 2027 की तैयारी को धीरे धीरे ही सही लेकिन संगठन के हर स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही है और राष्ट्रीय टीम उसी रणनीति की पहली कड़ी दिखाई देती है। अब बात उत्तराखंड की, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी की अगली बड़ी परीक्षा होगी। नई टीम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनिल बलूनी को मीडिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। यानी उत्तराखंड को भी राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जगह दी गई है और यहां बीजेपी का फोकस सिर्फ राजनीतिक संगठन पर नहीं बल्कि मीडिया और नैरेटिव मैनेजमेंट पर भी दिखाई देता है। तीरथ सिंह रावत का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना इसलिए अहम है क्योंकि उनके पास सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। दूसरी तरफ अनिल बलूनी जैसे लंबे समय से बीजेपी के प्रमुख मीडिया चेहरों में रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड से इन नेताओं को जिम्मेदारी देना राज्य को प्रतिनिधित्व देने से कहीं ज़्यादा बड़ा संदेश है। बीजेपी 2027 में अपनी पकड़ मजबूत रखने की तैयारी कर रही है और इसके लिए अनुभव और मीडिया नैरेटिव दोनों को महत्व दिया गया है। अब यूपी और उत्तराखंड को एक साथ रखकर देखिए। दोनों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन का समय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यूपी में जातीय और सामाजिक समीकरणों को अगर साधना है तो उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ संभावित नाराजगी को संभालना है और दोनों जगह संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। इसीलिए राष्ट्रीय टीम में इन राज्य के नेताओं को महत्वपूर्ण जगह मिलना महज संयोग नहीं माना जा सकता। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ संगठन खड़ा करने की नहीं है। असली चुनौती संगठन को चुनावी वोट में बदलने की है। यूपी में रोजगार, किसान, महंगाई, कानून व्यवस्था और सामाजिक समीकरण और सरकारी योजनाएं चुनावी मुद्दे बन सकती हैं। विपक्ष इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे में नई टीम के नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं होगी, उन्हें कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देना होगा और जनता के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करनी होगी।
उत्तराखंड में भी कहानी कुछ अलग नहीं है। बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए सरकार के कामकाज के साथ साथ स्थानीय मुद्दों और संभावित सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तीरथ सिंह रावत जैसे अनुभवी चेहरे को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी देना और अनिल बलूनी जैसे नेताओं को मीडिया की भूमिका में रखना एक बड़ी रणनीतिक जरूरत को पूरा करता है। पार्टी को जमीन पर संगठन चाहिए और टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक मजबूत नैरेटिव भी। नई टीम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, बीजेपी ने सिर्फ बड़े नेताओं के पद तय नहीं किए हैं, बल्कि राष्ट्रीय संगठन के अलग अलग हिस्सों में जिम्मेदारियां भी बांटी हैं। राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, मीडिया, सोशल मीडिया और विभिन्न मोर्चों को लेकर पूरी संगठनात्मक मशीनरी को सक्रिय करने की तैयारी है। यानी बीजेपी का चुनावी मॉडल सिर्फ बड़ी रैलियों और बड़े चेहरों पर निर्भर रहने का नहीं है, संगठन को लगातार सक्रिय रखना भी इस रणनीति का बड़ा हिस्सा होगा। तो अगर पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ें तो नितिन नवीन की नई टीम में 3 चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। पहला, अनुभव को बनाए रखना, दूसरा, चर्चित और प्रभावशाली चेहरों की वापसी, और तीसरा, 2027 की चुनावी जरूरत के हिसाब से सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, स्मृति ईरानी की वापसी, राम माधव की वापसी, वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी और यूपी उत्तराखंड के नेताओं को महत्वपूर्ण पद, ये सभी नियुक्तियां मिलकर बीजेपी के संगठनात्मक रोड मैप की एक तस्वीर सामने रखती हैं। लेकिन सियासत में असली परीक्षा पद मिलने के बाद शुरू होती है। कागज पर टीम कितनी मजबूत है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि टीम जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। यूपी में बीजेपी को सत्ता बरकरार रखना है, उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, कार्यकर्ताओं को बूथ तक सक्रिय करना होगा, जातीय और सामाजिक समीकरण के साधने होंगे, विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देना है। यानी नितिन नवीन ने टीम बना दी है, अब इस टीम को चुनावी मशीन में बदलने की चुनौती है, क्योंकि संगठन में पद मिलना सिर्फ शुरुआत है, असली जीत तब होगी जब यही संगठन जनता के बीच जाकर इसे वोट में बदल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिसने 15 अगस्त से लेकर आज तक घमासान मचाया हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के लाल किले से दिए गए बयान की, जिसके बाद सियासत में हलचल मच गई है। मुद्दा है दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ बोलते हुए कहा कि देश को सिर्फ बंदूक लेकर घूमने वाले नक्सलियों से ही नहीं लड़ना है, बल्कि उन लोगों को भी पहचानना होगा जो दिमाग और विचार के जरिए नक्सली सोच को बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री ने किसी नेता या राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन बयान के बाद विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई और विवाद तेज हो गया। पहले समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नक्सलवाद के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जो हाथ में बंदूक लेकर जंगलों में घूमते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों का भी जिक्र किया जो सीधे हिंसा में शामिल नहीं होते, लेकिन अपनी सोच और विचारों के जरिए नक्सली विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे में लोगों की पहचान करने की जरूरत बताई है। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी नेता का नाम नहीं लिया था। के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में
उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आते हैं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर, क्योंकि यहीं से इस पूरे विवाद ने राजनीतिक का रंग बदल कर रख दिया है। चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उन्हें दिमागी नक्सल कहा जाता है तो उन्हें इस पर गर्व है। चिदम्बरम का यह बयान सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया। बीजेपी का सवाल है कि जब प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया तो चिदम्बरम ने खुद को इस बयान से क्यों जोड़ लिया। यही वो मोड़ है जहां विवाद सिर्फ बयान से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस बन गया है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री का निशाना हर उस व्यक्ति पर नहीं था जो सरकार की आलोचना करता है। बीजेपी के मुताबिक सवाल उन लोगों का है जो नक्सली या हिंसक विचारधारा को वैचारिक समर्थन देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का तर्क है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, सरकार की आलोचना करना या असहमति जताना नक्सलवाद नहीं है। बीजेपी की तरफ से इस मामले में सबसे तीखी प्रतिक्रिया रविशंकर प्रसाद की आई है। उन्होंने चिदम्बरम के बयान को बेहद आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। बीजेपी का कहना है कि देश नक्सली हिंसा का दर्द झेल चुका है और सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। ऐसे में दिमागी नक्सल कहे जाने पर गर्व जताना सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। बीजेपी फिर वही सवाल उठा रही है कि जब प्रधानमंत्री ने नाम ही नहीं लिया तो चिदम्बरम ने खुद को इससे क्यों जोड़ा। इसके बाद बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने विवाद को और हवा दे दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के बयान के 24 घंटे के अंदर ही दिमागी नक्सली सामने आने लग चुके हैं। उनका इशारा सीधे पी चिदम्बरम की प्रतिक्रिया की तरफ था। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, लेकिन चिदम्बरम ने खुद ही बयान को अपने ऊपर ले लिया। अब बीजेपी इसी बात को कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक सवाल बना रही है। वहीं चिदम्बरम पर पलटवार करने में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक कदम और आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम सिर्फ दिमागी नक्सल नहीं है बल्कि पूरी तरह नक्सल है। शर्मा ने चिदम्बरम के पूर्व गृह मंत्री के तौर पर कार्यकाल को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है और नक्सलवाद के खिलाफ इस समय की उठाए गए कदमों पर सवाल खड़े किए हैं। यानी अब विवाद सिर्फ मौजूदा बयान तक सीमित नहीं रहा बल्कि चिदम्बरम के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड तक पहुंच चुका है। जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार से जनता कूदती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में। इसे कहते हैं दिमागी नक्सल। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है
बोला मैं दिमागी नक्सल हूं। चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। अब इस विवाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना या असहमति जताना दिमागी नक्सल होना है तो वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि अगर भगत सिंह और बाबा साहेब आम्बेडकर आज जिंदा होते तो प्रधानमंत्री उन्हें भी दिमागी नक्सल बता देते। यानी आम आदमी पार्टी ने इस विवाद को सीधे लोकतांत्रिक असहमति और विचारों की आज़ादी से जोड़ दिया है। अब इस पूरे विवाद का सबसे अहम सवाल समझिए, प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, फिर विपक्ष ने खुद को इससे क्यों जोड़ा? बीजेपी लगातार इसी सवाल को उठा रही है। बीजेपी का तर्क है कि अगर बयान किसी खास नेता के लिए नहीं था तो सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े मंच से जब दिमागी नक्सल जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि आखिर उन्हें निशाना कौन लगता है। यहीं से इस विवाद की असली बहस शुरू होती है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, फैसलों का विरोध करना और प्रधानमंत्री की आलोचना करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सरकार की आलोचना और नक्सली विचारधारा का समर्थन दो अलग अलग बातें हैं। उसके मुताबिक निशाना हर आलोचक नहीं बल्कि उन लोगों पर है जो हिंसक विचारधारा को वैचारिक समर्थन देते हैं। विपक्ष इसी फर्क को चुनौती दे रहा है और पूछ रहा है कि आखिर दिमागी नक्सल की सीमा और परिभाषा कौन तय करेगा। यानी एक तरफ बीजेपी इस बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा और नक्सलवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई के तौर पर देख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे असहमति की आवाज पर सवाल उठाने वाला बयान बताता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और राजनीतिक रूप ले सकता है। बीजेपी ने चिदम्बरम के बयान को कांग्रेस की विचारधारा और वैचारिक स्थिति से जोड़कर देखा है, वहीं जबकि कांग्रेस और विपक्ष सरकार पर असहमति को नक्सलवाद से जोड़ने का आरोप लगाकर पलटवार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी सीधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नक्सलवाद के खिलाफ बोलते हुए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया और किसी नेता का नाम नहीं लिया। इसके बाद पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर उन्हें दिमागी नक्सल कहा जाता है तो उन्हें गर्व है। बीजेपी ने इसी बयान को पकड़ लिया। रविशंकर प्रसाद ने इसे आपत्तिजनक बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 24 घंटे में दिमागी नक्सली सामने आ गए और हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिदम्बरम पर और तीखा हमला किया। वहीं केजरीवाल ने इसे लोकतांत्रिक असहमति से जोड़ दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दिमागी नक्सल कौन है, बड़ा सवाल यह है कि सरकार की आलोचना और नक्सली विचारधारा के समर्थन के बीच लकीर कौन खींचेगा और क्या ये विवाद आने वाले दिनों में विपक्ष बनाम सरकार की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का नया मुद्दा बनेगा, या फिलहाल इतना तय है कि दो शब्दों दिमागी नक्सल ने देश की सियासत में बड़ी बहस जरूर छोड़ दी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को लेकर, जहां उनकी परेशानी एक बार फिर और बढ़ गई है। बता दें कि यूजीसी एनईटी जून 2026 के 3 विषयों अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच के बाद ये फैसला लिया है। अंग्रेजी और अर्थशास्त्र की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को होगी। जून में परीक्षा दे चुके छात्रों से री एग्ज़ाम के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पेपर में ऐसी क्या गड़बड़ी सामने आई कि पूरी परीक्षा दोबारा करने की नौबत आ चुकी है। छात्रों में नाराज़गी क्यों है, एनएसयूआई सड़क पर क्यों उतरी और राहुल गांधी ने सरकार और एनटीए पर क्या सवाल उठाए, पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। यूजीसी एनईटी जून 2026 की परीक्षा 22 से 30 जून के बीच 87 विषयों में कराई गई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र आंसर की और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों को लेकर शिकायतें सामने आने लगी। छात्रों ने कुछ सवालों के पुराने प्रश्न पत्रों से दोहराए जाने की बात कही। कुछ प्रश्नों की भाषा और तथ्यों को लेकर भी आपत्तियां उठी। शिकायतें बढ़ने के बाद एनटीए ने मामले की जांच के लिए समिति बनाई। जांच के बाद एजेंसी ने माना कि इन तीनों विषयों के प्रश्न पत्रों में ऐसी खामियां पाई गई थी जिनमें परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इसके बाद तीनों परीक्षाएं रद्द करके री एग्जाम कराने का फैसला लिया गया है। अब छात्रों की परेशानी समझिए। महीनों की तैयारी के बाद उन्होंने जून में परीक्षा दी थी। किसी ने कोचिंग की, किसी ने नौकरी के साथ तैयारी की और किसी ने दूसरी परीक्षाओं की तैयारी रोककर यूजीसी एनईटी पर ध्यान दिया। परीक्षा के बाद उन्हें उम्मीद थी कि अब आंसर की और रिजल्ट आएगा, लेकिन अब उन्हें फिर से किताबें खोलनी होंगी, सिलेबस देखना होगा, मॉक टेस्ट देने होंगे और परीक्षा केंद्र जाकर दोबारा पेपर देना होगा। एनटीए ने फीस नहीं लेने का फैसला ज़रूर किया है, लेकिन छात्रों की परेशानी सिर्फ पैसे की नहीं है। उनका समय, मेहनत और आगे का करियर शेड्यूल भी उससे प्रभावित होता है। इसी नाराजगी के बीच कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने दिल्ली में एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने सवाल उठाया कि अगर गलती परीक्षा व्यवस्था में हुई है तो उसकी कीमत छात्रों को क्यों चुकानी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि छात्र महीनों मेहनत करके परीक्षा देते हैं, लेकिन बाद में पेपर में गड़बड़ी सामने आने पर उन्हें फिर परीक्षा देने के लिए कहा जाता है। यानी अब ये मामला सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के विरोध और राजनीतिक बहस का भी मुद्दा बन चुका है। संगठन ने मांग उठाई कि आखिरकार जब परीक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है तो उसका खामियाजा छात्रों को क्यों उठाना पड़ेगा। और ये तमाम सवाल हैं जो छात्रों के बीच में अलग अलग राज्यों में जब ये री एग्ज़ाम कराए जाते हैं तो उसको लेकर ये सब दिक्कतें सामने देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे उस पीढ़ी की जो अभी युवा है, लेकिन जिसकी ताकत को देखकर देश की राजनीति अभी से ही अपनी रणनीति बदल चुकी है। नाम है जेन ज़ी, यानी जनरेशन जेड। अब आपको लग सकता है कि जेन ज़ी पर फिर वही पुरानी बातें होंगी। युवा नाराज़ हैं, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, सरकार से सवाल है, सड़कों पर प्रदर्शन है और फिर उसी नाराज़गी पर होने वाली राजनीति। लेकिन आज कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आज हम समझेंगे कि आखिर जेन ज़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। इसकी असली ताकत सिर्फ इसकी संख्या में है या इसके हाथ में मौजूद मोबाइल में, और इसकी ताकत है
वो जो उसकी ताकत है, उससे हर राजनीतिक दल अब युवाओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक युवाओं के मुद्दों पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2027 के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव से लेकर 2029 तक के लोकसभा चुनाव तक जेन ज़ी भारतीय राजनीति की दिशा कितनी बदल सकती है? क्या जेन ज़ी सिर्फ वोट देगी या सवाल पूछने वाली ये पीढ़ी एक दिन खुद चुनाव भी लड़ेगी? क्या ये सिर्फ सत्ता बदलने की ताकत बनेगी या फिर खुद सत्ता का हिस्सा बनने की कोशिश करेगी? और ये सवाल, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलती युवा ताकत को बाकी राजनीति से पहले पहचान लिया था? तो आज हम जेन ज़ी को सिर्फ उम्र के आंकड़े से नहीं समझेंगे, हम इसे समझेंगे वोट, आवाज़, सोशल मीडिया, मुद्दे, आंदोलन, चुनाव और सत्ता में भागीदारी के पूरे सफ़र के जरिए। क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि जेन ज़ी किसे वोट देगी, कहानी ये है कि आने वाली राजनीति को जेन ज़ी कितना बदल सकती है और राजनीति जेन ज़ी को कितना बदल पाएगी। सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं, जेन ज़ी आखिर है कौन? आमतौर पर 1997 यानी कि 1997 से लेकर 2012 यानी कि 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी को जनरेशन Z कहा जाता है। यानी 2026 में इस पीढ़ी की उम्र करीब 14 से 29 साल के बीच की है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पूरी जेन ज़ी वोटर नहीं है, क्योंकि भारत में वोट देने की उम्र जो है वो न्यूनतम 18 साल है। इसलिए जब हम जेन ज़ी की राजनीतिक ताकत की बात करते हैं तो हमें ख़ास तौर पर 18 से 29 साल के हिस्से को देखना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की हिस्सेदारी देश के कुल मतदाताओं में करीब 22.78% की थी, और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 18 से 29 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 21.19% की थी। अब जरा ध्यान से सोचिए कि जिस राज्य में 403 विधानसभा सीट हो और हर 5 में से करीब एक मतदाता 18 से 29 साल की उम्र का हो, उस युवा वर्ग को कोई भी राजनीतिक दल आखिर कैसे नज़रअंदाज कर सकता है? यही वजह है कि जेन ज़ी अब सिर्फ डेमोग्राफिक कैटेगरी नहीं रही, ये धीरे धीरे पॉलिटिकल कैटेगरी बनती जा रही है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब शुरू होता है। जेन ज़ी की ताकत सिर्फ इसकी संख्या नहीं, जैसा हमने पहले कहा, इसकी असली ताकत है कनेक्टिविटी, विजिबिलिटी, वॉइस और इन्फ्लुएंस। पहले राजनीति में नेता जनता तक पहुँचता था, अब जनता भी नेता तक सीधे पहुँच रही है। एक युवा ने सवाल किया, मोबाइल निकाला, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, और कुछ ही घंटे में वही सवाल हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। किसी नेता ने बयान दिया, जेन ज़ी ने उसे देखा, प्रतिक्रिया दी, किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध किया, किसी ने फैक्ट चेक किया, तो किसी ने उसी बयान पर मीम बना दिया। यानी आज का राजनीति का कम्युनिकेशन सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं जा रहा, बल्कि नीचे से ऊपर भी जा रहा है, और यही जेन ज़ी को इन सब से अलग बनाता है। ये सिर्फ वोट डालने वाली पीढ़ी नहीं है साहब, ये एक ओपिनियन बनाने वाली पीढ़ी भी है। इसलिए किसी मुद्दे पर जेन ज़ी की नाराज़गी सिर्फ मतदान केंद्र तक सीमित नहीं रहती, वो सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, कॉलेज में दिखाई देती है, सड़कों पर दिख सकती है, और धीरे धीरे राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बन सकती है। यानी जेन ज़ी का वोट चुनाव के दिन पड़ता है, लेकिन उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे 5 साल चलता है। अब सवाल यह है कि आखिर जेन ज़ी चाहती क्या है? नौकरी? हाँ, लेकिन सिर्फ नौकरी नहीं, नौकरी की प्रक्रिया पर भरोसा भी चाहिए। परीक्षा? हाँ, लेकिन सिर्फ परीक्षा नहीं, पेपर लीक से मुक्त परीक्षा चाहिए। डिग्री? हाँ, लेकिन डिग्री के बाद रोजगार का अवसर भी। मोबाइल? हाँ, लेकिन मोबाइल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, जानकारी और अवसर के लिए भी। और यही वजह है कि जेन ज़ी के सवाल पुराने भी हैं और नए भी।
नौकरी पुराना मुद्दा है, लेकिन आज सवाल ये भी है कि नौकरी मिलेगी कहाँ से। पेपर लीक पुरानी समस्या है, लेकिन आज युवा उसके खिलाफ आवाज़ कुछ सेकंड में देश भर तक पहुंचा सकता है। सरकार की योजना पहले भी आती थी, लेकिन अब युवा पूछता है कि ये मेरे गांव में इसका फ़ायदा कब तक पहुंचेगा, मेरे कॉलेज में इसका असर कब दिखेगा, मेरे शहर में नौकरी कब आएगी, और अगर सरकार ने कोई वादा किया है तो पूरा कब तक होगा। यानी जेन-ज़ी को सिर्फ घोषणा नहीं चाहिए, उसे परिणाम चाहिए, और यही बात राजनीतिक दलों के लिए इस पीढ़ी को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है। अब यहां से कहानी सीधे राजनीति में प्रवेश करती है, और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आज जब लगभग हर राजनीतिक दल युवाओं को रिझाने में जुटा हुआ है, जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो सवाल उठता है, क्या मोदी ने इस बदलाव को पहले से ही पहचान लिया था। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में पिछले कई वर्षों में युवा सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं रहा। स्किल, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, इनोवेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और यूथ लीडरशिप, इन सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश सामने दिखती रही है। और अब 15 अगस्त 2026 के लाल किले से प्रधानमंत्री की घोषणाओं को देखिए। एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग देने की बात, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क की घोषणा। यानी जिस पीढ़ी की जिंदगी AI और इंटरनेट के साथ साथ आगे बढ़ रही है, राजनीति भी उसी भाषा में उससे बात करने की कोशिश कर रही है। यहाँ बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, बल्कि जेन-ज़ी के सामने आने वाली दुनिया पुरानी दुनिया से बेहद अलग है। कल की नौकरी में AI होगा, ऑटोमेशन होगा, नई टेक्नोलॉजी होगी, नई तरह की एंटरप्रेन्योरशिप सामने होगी। इसलिए युवाओं पर फोकस का एक बड़ा हिस्सा युवाओं को सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नई इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने वाले की तौर पर, कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जेन-ज़ी का भी अगला सवाल तैयार है। घोषणा अच्छी है, लेकिन इसका फ़ायदा मेरे तक कब पहुंचेगा? यही सवाल आने वाले चुनावों में सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। दूसरी तरफ विपक्ष भी जेन-ज़ी की ताकत को समझ रहा है। राहुल गांधी लगातार छात्रों और युवाओं के बीच पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों में पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था, फीस बढ़ती, रोजगार जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति यहाँ साफ दिखाई देती है, युवाओं की नाराजगी को राजनीतिक सवाल में बदलना। क्योंकि एक छात्र के लिए पेपर लीक सिर्फ एक खबर नहीं है, उसके पीछे कई साल की मेहनत है, कोचिंग की फीस है, परिवार का पैसा है, किराए का कमरा है, रात दिन की तैयारी है, और सबसे बढ़कर भविष्य का भरोसा है। इसीलिए जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है तो युवा सिर्फ व्यवस्था पर नहीं, अपने भविष्य पर भी सवाल महसूस करता है।
राहुल गांधी और कांग्रेस इसी नाराजगी को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ विपक्ष के सामने भी वही सवाल है, अगर युवा आपसे पूछे कि आप सत्ता में आए तो करेंगे क्या, भर्ती कितनी होंगी, पेपर लीक जैसे व्यवस्था को कैसे रोकेंगे, परीक्षा व्यवस्था कैसे बदलेगी, रोजगार कहां से आएगा, तो सिर्फ सरकार की आलोचना काफी नहीं होगी। जेनजी सरकार से जवाब मांगेगी तो विपक्ष से भी जवाब मांगेगी ही। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। तो अब बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं होगा, ये युवा राजनीति की भी बड़ी परीक्षा होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार नौकरी भर्ती और पेपर लीक जैसे मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाते रहे हैं, और यूपी में भी ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला एक बड़ा युवा वर्ग रहता है। छोटे शहरों और गांवों से युवा बड़े शहरों में आते हैं, कोचिंग करते हैं, परिवार पैसा खर्च करता है और फिर एक परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी पूरी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। यही दर्द राजनीतिक नाराजगी में बदलता है और 2027 में राजनीतिक दल इसी नाराजगी को अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा भी जानकारी करोगे तो जो नौजवान कैंपस में पढ़ाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के एक हो रहा था, और बीजेपी को ये खतरा पैदा इसलिए हो गया कि जो नेपाल में जेनजी ने सरकार बदल दी, बांग्लादेश में सरकार बदल गई, श्रीलंका में सरकार बदल गई, कैंपस में यूथ यूनाइट रहा तो उनकी सरकार हट सकती है। इसीलिए अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल था, उन्होंने जानबूझ करके डिवाइड रूल किया है। आज यूनिवर्सिटी में क्यों जरूरत पड़ी हमें? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने अपने संविधान को सही ढंग से उसका पालन नहीं होने दिया। हमारा संविधान अधिकार देता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ना धर्म को लेकर के, ना जात को लेकर के। जो संविधान की खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? लेकिन बीजेपी और योगी सरकार भी इस बदलते हुए युवा मूड को अब समझ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त को नई यूथ पॉलिसी लाने का ऐलान किया है और इसमें फोकस है स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और नई अर्थव्यवस्था, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए सेक्टरों में युवाओं के अवसर की बात की गई है। यानी यहाँ एक नया राजनीतिक नैरेटिव दिखाई देता है, सरकारी नौकरी खोजने वाले युवा से रोजगार पैदा करने वाले युवा तक। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितनी सरकारी नौकरियां हैं, सवाल ये भी है कि कितने नए कारोबार बनेंगे, कितने स्टार्टअप खड़े होंगे, कितने युवाओं को नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिलेगी और कितने युवा खुद दूसरे युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, नीति का नाम सुनना काफ़ी नहीं है। जेनजी पूछेगी, मेरे शहर में क्या बदला, मेरे कॉलेज में क्या बदला, मेरे गांव में क्या बदल रहा है, मेरी नौकरी की संभावना कितनी बदलेगी। यानी आज जेनजी घोषणा नहीं, असर गिनती है। कि सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने
नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज यह घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर। 2027 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, 3 राज्य, 3 अलग राजनीतिक तस्वीरें, लेकिन एक साझा सवाल, युवा क्या चाहता है। उत्तर प्रदेश में जेनजी का स्केल बड़ा है। नौकरी, भर्ती, पेपर लीक, स्किल, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और राजनीतिक भागीदारी, ये सभी मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। उत्तराखंड में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ रोजगार के साथ पलायन, शिक्षा, अपने राज्य में अवसर और युवाओं को वापस राज्य से जोड़ने का सवाल भी महत्वपूर्ण है। और पंजाब, यहाँ रोजगार के साथ साथ विदेश जाने की चाहत, नशे की समस्या, शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप और युवाओं के भविष्य का सवाल बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी तीनों राज्यों में जेनजी एक जैसी नहीं सोचती, लेकिन तीनों जगह एक बात कॉमन है, युवा अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सचेत है। और राजनीतिक दलों को अब इस सवाल का जवाब देना होगा, आप मेरे भविष्य के लिए क्या करेंगे। यही वजह है कि 2027 को सिर्फ विधानसभा चुनाव मत समझिए, इसे जेनजी की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा की तरह देखिए। भारत भाग्य विधाता में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम। जय हिंद।